हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को आंसर ही नहीं देखेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे भी। और ये हमारा आज का 5th लेक्चर है अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, जिसमें हम पूरी एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ जो भी क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। और दोस्तों, हम यहाँ पर जो अपनी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा लंबा करते नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते, बहुत ही थोड़े थोड़े पोर्शन में हम इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि जो आपकी वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे अपने पहले क्वेश्चन से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो हमारा ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। मतलब ये कि कल हमने देखा था कि कल हमने कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम कुछ 10 क्वेश्चन जो भी होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, कि एक प्रगतिशील कक्षा में। तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सी दी हुई हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि भाई जो नॉलेज है, जो कि विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, मतलब कि वो विद्यार्थियों के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाएगी। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि नॉलेज इज रिसीव्ड पासिवली बाय द लर्नर, कि भाई जो विद्यार्थी है उसके द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब आपको ये पता है ना कि पासिव लर्नर कौन सा होता है, कि भाई उसका ध्यान नहीं होता क्लास में इतना ज्यादा, तो क्या वो उस तरह से ज्ञान की प्राप्ति करता है क्लासरूम में। या फिर नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, मतलब ये कि जो भी जैसे भी नॉलेज दी हुई है उसको उसी तरह से रिप्रोड्यूस कर देना, क्या ये है प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एजुकेशन का मतलब। या फिर ये हिंदी में भी देख लेते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान के उसी रूप में दोहराया जाता है। या फिर नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, कि भाई जो शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो क्या ये होगा इसका आंसर। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो आपने एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है और इसके बाद आपने इसका सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। तो आपको पता है ना, प्याजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, तो ये बातें करते क्या है, ये ऐसा कहते हैं ना कि भाई जो भी बच्चा होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए हैं वो ज्यादातर इसी की तो बात करते हैं कि जो बच्चा होगा वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, है ना, जिसके कारण जो भी वो नॉलेज क्रिएट हो रही है क्लास में वो खुद ही करेगा। तो अगर आपको याद होगा कि भाई हमने जब कंस्ट्रक्टिविस्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि भाई जो बच्चा होता है वो एक साइंटिस्टिक एक इन्वेस्टिगेटर होता है। ठीक है ना, मतलब वो कि अपनी नॉलेज को वो खुद ही क्रिएट करता है, कि वो पहले एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर ये बताएगा कि भाई अच्छा ये वाली चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो किनके द्वारा क्रिएट की जाती है, वो लर्नर के द्वारा खुद ही बाद में क्रिएट की जाती है। ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट आंसर इसका यही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड, तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि वे होता क्या है। तो आपको ये पता होगा ना कि सीसीई पैटर्न आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये आजकल तो नहीं देखने को मिलता, बट आपकी ये सिलेबस में है। ठीक है ना, बट तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सतत एवं सग्रम मूल्यांकन में क्या शामिल होता है। तो क्या वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कौन सा होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है कि जो आपको रेगुलर फीडबैक दिए जाते हैं, जैसे कि क्लास में एक टेस्ट ले लिया, ठीक है, जैसे कि आपका एक नॉर्मली क्लास टेस्ट ले लिया, तो वो क्या है, तो आपने आपके मार्क्स आने के बाद टीचर क्या कहेंगे कि भाई बच्चे आपके मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं, ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो वो किस लिए, आपकी एक हिसाब से प्रिपरेशन नहीं हो रही फाइनल के लिए, तो वो क्या है, आपको एक फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संरचनात्मक आकलन है वो। अगर हम यहाँ पर बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो ये समेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो समेटिव असेसमेंट ये आपके लास्ट में, ठीक है ना, मतलब कि साल के एंड में आपको ये समेटिव असेसमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि साल के बीच में, अब वो डिपेंड करता है कि भाई आपके वहां पर कौन सा पैटर्न चालू है। जैसे कि सीबीएसई में पहले था कि भाई आपके ना साल में 2 पेपर होते हैं ना, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो वो वही होते हैं। ठीक है, तो वो समेटिव असेसमेंट ही होती है। और जो उस सेमेस्टर के पहले जो एग्जाम्स होते हैं, या फिर आपका ओरल एग्जाम हो गया या फिर रिटर्न,
जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जो कि आपके सिर्फ फीडबैक के लिए ही दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो फॉर्मेटिव होते हैं। समेटिव को पता लग गया ना, समेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि भाई समेशन, ठीक है, मतलब कि केवल संकलनात्मक आकलन होता है इसमें। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओनली और ओनली लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे गलत। और तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई नीदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, कि ना तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना तो ये समेटिव असेसमेंट है। तो क्या आपका ये आंसर होगा? तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ना संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमें अब लास्ट वाला बच गया, तो ये लास्ट वाला को भी पढ़ लेते हैं कि बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, कि भाई विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है। तो आप देख पाएंगे कि भाई जो सीसीई होता है उसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं संग्रम मूल्यांकन में आप अगर देखेंगे तो एफए भी होता है और एसए भी, मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है और समेटिव असेसमेंट भी होता है, जो कि आपको सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। तो इसका यही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be. तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि भी एक कक्षा में, मतलब कि आपकी ही कक्षा है, ठीक है ना, आपने इमेजिन करना है आप एक एज अ टीचर आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपके कक्षा में क्या है कि भाई आपके जो विद्यार्थी हैं जितने भी हैं वहां पर विभिन्न स्रोतों से बार बार बताया गया है कि भाई उनके सामाजिक वर्ग के लोग, मतलब कि उनके सामाजिक वर्ग के जितने भी लोग हैं वहां पर आपको शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि उनके यहाँ पर जितने भी उनके समाज में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एकेडमिक्स में वो अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक रूढ़िवादिता नहीं दिखाई जा रही कि भाई एक हिसाब से उनकी एक इमेज बैठा ली गई है। तो स्टीरियोटाइप आपको याद होगा, ऑलरेडी हम कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक स्टीरियोटाइप है, एक रूढ़िवादिता है। तो आप इसको डील करने के लिए आप क्या करेंगे एज अ टीचर, तो आपको ये बताना है। तो क्या आप इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, कि आप ऐसे ना जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सरोकारों को क्या कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि भाई विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजन करनी होती है। तो क्या आप क्या करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो क्या आप ये करेंगे कि भाई जो भी यहाँ पर आपके अलग अलग समाज के जो भी विद्यार्थी होंगे उनके बीच आप एक कंपटीशन वाली जो भावना है या फिर एक हिसाब से कंपटीशन आप उनमें ले आएंगे। या फिर इन्होंने तीसरा ऑप्शन बताया हुआ है कि भी सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव द एकेडमिक्स, कि आप उनको कहेंगे कि भाई आप इस क्लास को छोड़कर ही चले जाइए और कोई और डोमेन, ठीक है, मतलब कि कोई और आप कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्र में आप शामिल होइए। तो क्या आप ये करेंगे? या फिर प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कि आप क्या करेंगे कि भाई विभिन्न समाज वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप क्या ये करेंगे? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो ही सही आंसर होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो उनमें ये स्टीरियोटाइप आपने खत्म करना है, ठीक है ना। तो स्टीरियोटाइप आपने ये नहीं देखना कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से कौन सा सही है। तो यही तो सही है ना कि अगर आपने उनके बीच में ये जो स्टीरियोटाइप है उसको कम करना है तो आप ये बताएंगे ना कि भाई देखिए इस समाज से इतने महान लोग आए हैं जो कि उन्होंने इतने कार्य एजुकेशन के सेक्टर में या फिर साइंटिफिक या फिर आप कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने इतने ज़्यादा किए हैं, तो आप भाई इनको कैसे कह सकते हैं कि ये निम्न स्तर का काम करते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि भाई टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक्स, भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये एकेडमिक्स में पुअर परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कही जा रही है, तो टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव क्लासरूम होती कौन सी है। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि भाई इंक्लूसिव क्लासरूम, तो इंक्लूसिव क्लासरूम के पहले ना कुछ स्पेशल स्कूल खोले गए थे, ठीक है ना। ये इंक्लूसिव क्लासरूम के पहले की बात बता रहा हूँ। स्पेशल स्कूल मतलब कि जैसे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, मेंटली या फिर कह सकते हैं कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए एक अलग स्कूल खोले गए थे। मान लीजिए कि कोई चल फिर नहीं सकता तो वो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खोल दिया गया था। बट इनका एक कह सकते हैं कि एक अपडेटेड वर्जन आया था, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम।
तो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या कहा गया, कभी आपने ना अलग इनको क्लासेस नहीं देनी, आपने ना इन सभी को एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, एक साथ पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इनमें एक अच्छी भावना पैदा होगी कि भाई हम भी, जो एक दिव्यांग बच्चा होगा जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो कहेगा कि यार मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही बैठा हूं, तो हम तो दोनों समान ही है, तो यहाँ पर कोई भेदभाव वाली भावना नहीं पैदा होगी। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। तो ये इंक्लूसिव क्लासरूम का फॉर्मूला कैसे दिया गया था, तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। तो इंक्लूसिव क्लासरूम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में ये कहा जाता है कि भाई जो भी स्टूडेंट है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल की जिम्मेवारी है कि भाई उसको वो जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पर जो भी टीचर है उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब ये देख लेते हैं कि बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स, कि भाई यहाँ पर सभी बच्चे को ये सोचना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए कि भाई प्रत्येक बच्चे में, ठीक है, कि प्रत्येक बच्चे में उसकी एक अपनी योग्यता होती है कि जो कोई बच्चा यहाँ पर मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो सकता है, किसी की आर्ट अच्छी हो सकती है, किसी की इंग्लिश अच्छी हो सकती है, ठीक है ना, किसी का या फिर बोलने का जो स्वभाव है, मतलब कि जो बोल अच्छा सकता होगा, पब्लिक स्पीकर बन सकता है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, कोई क्या पता सॉन्ग अच्छे गाने गाता हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बात कही गई है। अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें, शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड डिसेबल्ड लर्नर, कि भाई इसमें ना जो अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। कि भाई मतलब ये कि जो भी यहाँ पर बच्चा है आपने क्या करना है, उसके तरफ थोड़ा सा दयनीय भावना जो होती है, ठीक है ना, सिंपैथी की, अच्छा यार भगवान ने अच्छा नहीं किया यार तुम्हारे साथ, अच्छा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तो यार ये ना अच्छी बात नहीं हुई, तो वो क्या सोचेगा यार कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो उसको बुरा कितना लगेगा, है ना। तो आपने ये बात नहीं करनी, आपने उसको एम्पैथी करनी है भाई कि अच्छा यार हो गया तो हो गया, फिर क्या हुआ, कि भाई हम सब एक साथ ही तो हैं, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि भाई यूज लेबल्स एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन, कि भाई बच्चों को अपाहिज बच्चा या फिर मंद बुद्धि बच्चा या फिर आदि के रूप में वर्गीकृत करना, कि भाई जो यहाँ पर बच्चा उसका हाथ यानी कि हाथों में उसके प्रॉब्लम है या फिर उसके पैरों में समस्या है तो आप उसको अलग से क्लासरूम दे देंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना, भी स्पेशल स्कूल वाले जो खोले गए थे। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी इंक्लूसिव क्लासरूम है या फिर जो स्पेशल स्कूल है उनमें फिर डिफरेंस ही क्या रह गया, है ना। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम का यहाँ पर चलाने का मतलब ही क्या रह गया, अगर आप यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ पर जो अलग हैं उनको अलग करेंगे। तो यहाँ पर अब चौथे ऑप्शन में क्या बताया हुआ है कि भाई पे अटेंशन ओनली टू अ गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, कि भाई केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आप खुद की ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या पता अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्या पता आपकी हिस्ट्री वीक हो, है ना, क्या पता आपकी ज्योग्राफी वीक हो, तो ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं होता। तो उसी हिसाब से क्या पता आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सकती है, तो कोई जरूरी नहीं होता कि भाई सभी बच्चे एक हिसाब से अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर वही तो बात कही जा रही है कि भाई आप क्या करेंगे, सिर्फ गिफ्टेड बच्चों की तरफ ही ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ही नहीं करनी है आपने, जो बच्चे वहां पर जिनकी कोई और सब्जेक्ट वीक है आपने उन पर भी पूरा ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, ठीक है ना। चौथा, थर्ड एंड सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि भाई हमने ये विश्वास हमें करना चाहिए कि भाई प्रत्येक बच्चे की अपनी योग्यता एवं शक्ति का अनुसार उसकी सीखने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। अ स्टूडेंट शो द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, कि भाई एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वो निम्नलिखित लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। तो सबसे पहले हम इन ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि एनएक्साइटी अराउंड रीडिंग, कि भाई पढ़ने में प्रति चिंता, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि भाई जो बच्चा शब्दों या फिर अक्षरों को पहचानने में उसको कठिनाई होती है, तो तारे जमीन पर वाली आपने मूवी देखी होगी, तो वहां पर एक बच्चा होता है, ठीक है ना, तो उसको भी यहाँ पर पढ़ने में बड़ी समस्या होती है, ठीक है, उसको अक्षर उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, तो वो भी एक डिसलेक्सिया बीमारी होती है, ठीक है ना, एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, बीमारी नहीं कह सकते हम, तो वो उससे गुजर रहा होता है। तो ये भी बच्चे में समस्या है। या फिर पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, मतलब कि उसको ना जो भी उसकी शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, ठीक है, जो आप दैनिक दिन में हर प्रतिदिन यूज करते हैं, तो वो उसकी बड़ी कमजोर है। या फिर डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, कि भाई उसको समस्याएं आती हैं कि भाई जो भी उसने पढ़ लिया उसको याद नहीं रहता। तो क्या ये बात होगी, तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। भाई अभी आपने क्या करना है, आपने ना इसके ऑप्शन पढ़ने हैं कि भाई ऑटिस्टिक स्टूडेंट होगा कि वह एक स्वालीन विद्यार्थी है,
या फिर एक क्रिएटिव स्टूडेंट है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई इसको अगर इतनी सारी समस्याएं होंगी तो वो क्या होगा, वो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा, ठीक है ना। और कोई जरूरी भी तो नहीं है अगर क्रिएटिव स्टूडेंट है तो उनको ये प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। तो ये ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, कि भाई अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ही सही है कि भाई ये सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई बीमारी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये क्यों गलत है कि स्टूडेंट विद मेंटल इंपेयरमेंट, तो क्या उसका एक मानसिक क्षति है उस बच्चे के, तो ये भी बात गलत है, ठीक है ना। तो ये एक सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको इंप्रूव भी किया जा सकता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही थर्ड है, वो बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ना है सबसे पहले, अ टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, ठीक है ना। तो एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि भाई एक टीचर है, ठीक है ना। टीचर को क्या करना है कि भाई जो स्पेशली एबल्ड लर्नर कौन से होते हैं, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है, या तो वे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा स्लो लर्नर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका जो टैलेंट है, जैसे कि गिफ्टेड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो अगर गिफ्टेड या फिर इंटेलिजेंट बच्चों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उनके गुण हैं, अगर आप उनके जो गुण हैं वो बाहर आ ही नहीं पाएंगे। और जो यहाँ पर स्लो लर्नर हैं अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वो बच्चा एकदम ढीला ही रह जाएगा सारी उम्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कही जा रही है कि भाई आपने इन सभी बच्चों को डील करना है। आप कैसे करेंगे, तो इनके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, कि भाई आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो क्या इसका ये आंसर होगा कि भाई आपने क्या करना है, आपने उसको सिर्फ एक पेन पेंसिल पकड़ा देनी है और इसको भाई उसी पर आपने क्या करना है, रट्टा लगाने पर जोर देते रहेंगे, या फिर फॉलो यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, कि भाई विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए सिर्फ एक ही आप क्या करेंगे, एक ही निर्देशों का प्रयोग करेंगे। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि भाई जो इंटेलिजेंट है, वीक है, स्लो लर्नर, यहाँ पर जितने भी गिफ्टेड स्टूडेंट या फिर मीडियोकर स्टूडेंट है, तो आप सभी को एक ही तरीकों से डील करेंगे। तो क्या आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क, तो आप क्या करेंगे, उनको बहुत सारे काम देंगे। एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट, कि आप क्या करेंगे कि भाई आप उनको बहुत सारा लिखने का काम देंगे, किनको, जो भी यहाँ पर बच्चे होंगे स्पेशल नीड वाले, और यहाँ पर जो भी प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन पर आप क्या कहेंगे कि भाई उनसे आप नकल करके जो भी आपका काम है वो कर लीजिए। तो क्या आप ऐसा करेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की भाई आप क्या करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहेंगे। तो आप ऐसा ही करना चाहेंगे, बिल्कुल भाई ऑब्वियस सी बात है। आप क्या करेंगे, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या आप एक ऑब्जेक्टिव बना लेंगे बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट, कि आप हर एक स्टूडेंट को देखेंगे कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लर्निंग स्ट्रेंथ कितनी है, कि भाई ये कितना पढ़ सकता है, कितना इसको समझ आ सकता है, उसकी वीकनेस क्या है, तो आप उन पर जोर देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, तो हम इसका ये करेंगे। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारा ये 7वां क्वेश्चन है, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, तो यहाँ पर एक शिक्षिका है अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको याद है कि नहीं याद है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम अपसारी चिंतन कहते हैं, और डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग भाई अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करेंगे, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको मैं बता दूं कि भाई ये टू द पॉइंट आंसर जो होता है ना, मतलब ये कि जो भी आपने जवाब दिया, ठीक है, मतलब ये कि एक क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर जो बच्चा होगा वो सिर्फ टू द पॉइंट ही जवाब देगा जो कि किताब में लिखा होगा। अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट में क्या होती है बात, कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने बच्चे से पूछा कि भाई अगर आपको घर जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे, तो बच्चा कितने तरीकों से जवाब दे सकता है कि भाई हम यहाँ से इस रास्ते से जा सकते हैं। तो टीचर कहेगा कि अगर हमने ये रास्ता बंद कर दिया तो वो कहेगा कि हम भाई शॉर्टकट से दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। मतलब ये कि बच्चा होगा वो तैयार होगा, ठीक है, मतलब कि वो अपने तरीकों से अलग अलग जवाब दे सकता है। एक ही क्वेश्चन के वो 10 से 5 या फिर
कितने सारे वो जवाब दे सकता है। अगर आप कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती, ये सिर्फ एक ही बात पर जोर देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ टू द पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन पे इन्होंने दबाव देना है, मतलब कि सिर्फ फोकस किस पर करना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का। दूसरे ऑप्शन पर करना है, इन्होंने कहा है कि भाई डिस्करेज करेंगे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ये दोनों ही गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई अनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। तो आप क्या करेंगे भाई, उनके अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य विचारों को महत्व देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाई जो उनका मल्टीपल पर्सपेक्टिव है और यहाँ पर जो भी उनके आइडियाज हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनको एनकरेज करना है, ठीक है ना। तो क्या ये आंसर होगा, ये हमें बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसको पढ़ने से पहले अब हम चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, कि भाई विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करेंगे। तो क्या आप ऐसा करेंगे, ठीक है ना, डिस्करेज करेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों आप भाई उसको रिस्क लेने से या फिर चैलेंज लेने से आप हतोत्साहित क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ही सही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उनको भाई जो भी परिप्रेक्ष्य हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे, महत्व देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। भाई मीनिंगफुल लर्निंग क्लासरूम होता क्या है, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग वो होता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। आपने इसका सही उत्तर बताना है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, कि भाई बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे। आप बच्चों से क्या सिर्फ टेस्ट पर ही डिपेंडेंट है कि भाई आप बस टेस्ट ही देते रहो। टेस्ट का तो यही मतलब हो गया ना, बच्चा रट्टाफिकेशन ही करेगा मोटिवेशन के लिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात कही हुई है, तो मीनिंगफुल में रट्टाफिकेशन कहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग रिवॉर्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, कि भाई बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देंगे। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि भाई बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देंगे। तो आप मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि भाई कोई बच्चा याद करके आया तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैं ना आपको चॉकलेट दूंगा अगर आप और पाठ याद करके आएंगे। तो कल को ऐसा भी तो टाइम आ सकता है कि जो बच्चा होगा वो कहेगा यार मैंने तो सिर्फ अब चॉकलेट के लिए ही पढ़ना है, मैं तो वैसे पढ़ूंगा नहीं, मुझे चॉकलेट मिलती है मैं इसलिए पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो ये बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि अब वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड है वो कितना टाइम तक चलेगा। एक टाइम पर बच्चा कहेगा यार मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, तो वो पढ़ना भी छोड़ देगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि भाई आपने सिर्फ लेक्चर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहां से बात हो गई, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही गलत हो गया ना। तो सिर्फ आपने व्याख्या करनी है, लेक्चर देकर आप चले गए, ठीक है ना। तो ये बहुत गलत हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग, कि भाई विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र में एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखेंगे। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा कि भाई आप जेन्युइन इंटरेस्ट होगा वो आप, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाएंगे बच्चों में, और जो भी बच्चे का जो भी वेल बीइंग है लर्निंग के लिए, ठीक है ना, तो आप इस पर क्या करेंगे भाई, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल एंड ओवर जो भी यहाँ की वेल बीइंग है वहां पर लर्निंग की, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही होगा। अगर आप चारों ऑप्शन को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको सही उत्तर सबसे यही लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि भाई निम्नलिखित में से आपने सभी ऑप्शन को पढ़ना है कि भाई प्रभावशाली समस्या समाधान का रणनीति का एक उदाहरण है। नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेलुएटिंग द सोल्यूशन, तो समाधान के मूल्यांकन के बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, या फिर फंक्शनल फिक्सनेस, फोकसिंग ऑन ओनली ऑन कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भाई क्रियात्मक अन्यमता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना है, या फिर रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन द वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, कि भाई प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक आयाम ही सीमित रहना है, मीन एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। तो यहाँ पर साधारण साध्य विश्लेषण करेंगे, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा। क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं, बाकी क्यों नहीं होंगे
इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना जो ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। तो बाकी के ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे कि नॉट पेइंग एनी अटेंशन, कि आप बच्चे पर ध्यान ही नहीं देंगे, आप जो भी सोल्यूशन निकालना है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। दूसरे में तो कहा जा रहा है कि फंक्शनल फिक्सनेस, कि आप क्या करेंगे, क्रियात्मक अनियमितता, एक ही वस्तु केवल परंपरागत कार्य पर ही ध्यान देंगे। तो ये ऑप्शन भी सिर्फ एक बात पर ही जोर दे रहा है। और तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि भाई रिस्पॉन्स सेट, कि सिर्फ आप प्रतिक्रिया निर्धारण कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सीमित रखने की बात कही जा रही है, ठीक है, वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, कि भाई इनमें से आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गैसेस, कि आप क्या करेंगे कि भाई आपने सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आपने क्या करना है, टीचिंग लर्निंग की जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे सीखते हैं, तो इसमें आप कौन सी बात पर ध्यान नहीं देंगे, जो भी हम ऑप्शन पढ़ने वाले हैं उनमें से। तो आप क्या करेंगे कि बच्चों को आप कहेंगे कि भाई आप तुक्का लगाइए, ठीक है, मतलब कि उसको कोई उत्तर आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो कम से कम वो तुक्का लगाएगा तो अपने दिमाग का तो प्रयोग करेगा ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा उस हिसाब से। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, की भाई उसको एक्सपेरिमेंटेशन करवाना चाहिए, एक्सप्लोरेशन करवाना चाहिए, तो प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करवाना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। डायलॉग एंड डिस्कशन, कि भाई डायलॉग एंड डिस्कशन करेगा तो ये तो अच्छी बात है ना, संवाद और परिचर्या करेगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, कि भाई बच्चा जो भी ज्ञान उस पर दे दिया गया उसको सीधा आपको याद करवा दिया जाएगा, तो ये कौन सी बात हुई भाई, आपको जो भी किताबों में, ठीक है ना, किताबों में तो सब कुछ ही दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पर टीचर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप सब कुछ ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो ये बात कौन सी हुई। तो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन की डिमांड भी तो यही है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो करते रहेंगे। इस तरह से आपको ज्यादा यहाँ पर लिखने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी कंसेप्ट होगा आपका वो दूसरे या फिर तीसरे दिन में रिपीट तो कर ही लिया करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाया करेंगी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वाला सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।